नमस्कार। भारतीय भाषा अभियान द्वारा प्रारंभ की गई श्रृंखला जिसके माध्यम से भारतीय भाषा अभियान भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों पर आपके साथ विचार साझा कर रहा है। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मैं आज अनुच्छेद 344 के संदर्भ में आपके साथ विचार साझा करूंगा। अनुच्छेद 344 भारत के संविधान के अध्याय 17 में राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। अध्याय 17 का शीर्षक है राजभाषा, जिसका प्रारंभ अनुच्छेद 343 से होता है। अनुच्छेद 343 बहुत स्पष्टता से कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। भारत की राजभाषा हिंदी है, तो भारत में भारत की राजभाषा और भारतीय भाषाएं किस प्रकार लागू होंगी, उनको राजकीय शासकीय कार्यों में लाने के लिए क्या किया जाए, यही अनुच्छेद 344 में बताया गया है। अनुच्छेद 344 भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को शक्ति प्रदान करता है कि वह भारत में एक राजभाषा आयोग बनाएंगे। राजभाषा आयोग के सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से उनके विद्वान लिए जाएंगे, वो सदस्य होंगे। और राजभाषा आयोग का कार्य अनुच्छेद 344 में जो भारत का संविधान बताता है वह होगा कि भारत की राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं को जो 8वीं सूची में दर्ज की गई हैं और जिनमें अंग्रेजी नहीं है, उनको भारत के तमाम शासकीय राजकार्यों, कार्यालयों और न्यायालयों में किस प्रकार उनका प्रयोग बढ़े, उनका विस्तार हो, उनका संवर्धन हो, इस विषय पर अपने सुझाव माननीय राष्ट्रपति जी को देगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 344 भारत के राजभाषा आयोग का एक और दायित्व तय करता है, और वह दायित्व यह है कि राजभाषा आयोग इस बात पर भी भारत के माननीय राष्ट्रपति को सुझाव देगा कि अंग्रेजी का प्रयोग भारत के तमाम राजकीय कार्यों में किस प्रकार बाधित हो, रुके, कम हो, उसको कम किया जाए और धीरे धीरे भारत की भाषाओं को स्थापित किया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं स्वयं थोड़ा पहले तक ये मानता था कि शायद केवल भारतीय भाषाओं के विस्तार, प्रचार, प्रसार के लिए प्रावधान भारत के संविधान में है, परंतु 344 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, अवलोकन करने पर, इंटरप्रिटेशन पर यह ध्यान में आया कि नहीं, इसके साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भारत के राजकार्यों में रुके, इस बात का भी ध्यान, इस बात के भी उपाय सरकार को करने हैं, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 344 में संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कुल 30 होंगे, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। समय समय पर भारत की संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन होता रहा। आमतौर पर नई लोकसभा बनने के बाद, हर बार जब लोकसभा बनी तो भारत की नई राजभाषा संसदीय समिति बनी और एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में उसने कार्य किया है। आज तक भारत की राजभाषा संसदीय समिति 9 बार
भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को अपने सुझाव, अपनी अनुशंसाएं दे चुकी है और उन पर भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने आदेश भी पारित किए हैं समय समय पर। भारत के तमाम राज्यों को क, ख और ग 3 श्रेणियों में भाषा के आधार पर बांटा गया है। क श्रेणी में हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, अंडमान निकोबार और दिल्ली राजधानी क्षेत्र आता है। इन राज्यों के लिए राजभाषा संसदीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत के माननीय राष्ट्रपति आदेश पारित कर चुके हैं कि तमाम प्रकार के कार्यालय में होने वाले कार्य यानी कि शासकीय कार्यों की भाषा हिंदी हो, जहां आवश्यकता हो वहां शब्दकोश उपलब्ध कराए जाएं, जहां आवश्यकता हो वहां अनुवाद किया जाए, तमाम कागजात का, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियल आधिकारिक जो लेटर हैं, पत्र हैं, उन सब का हिंदी में अनुवाद हो। इसके साथ साथ न केवल प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए तमाम प्रबंध किए जाएं, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, यदि आवश्यकता है तो उनका अनुवाद किया जाए। और इसके साथ साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है संसदीय राजभाषा समिति की अनुशंसा के आधार पर, और वह यह है कि क क्षेत्र के राज्यों के न्यायालय भी हिंदी में कार्य करना प्रारंभ करें। यहां न्यायालय का अर्थ न केवल प्रदेशों में चलने वाले जिला एवं सत्र न्यायालय, बल्कि इन राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी न्यायालय की भाषा हिंदी बने। इसके साथ साथ यदि हम भाषा संबंधी प्रावधानों पर जब गौर करते हैं और 344 की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें भारत के संविधान की उद्देशिका भी ध्यान में आती है, जिसकी चौथी ही पंक्ति में कहा गया है कि भारत का संविधान भारत के तमाम लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है। यानी भारत का मलयालम बोलने वाला केरल प्रांत का निवासी, उसे ये स्वतंत्रता है कि वह किसी भी कार्यालय, किसी भी न्यायालय में, किसी भी प्राधिकरण के सामने, अधिकारी के सामने, और न्यायालय प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि न्यायालय की स्थापना भी भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत हुई है, वहीं से उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। सो प्राधिकरण के अंतर्गत न्यायालय भी आ जाते हैं। अपनी बात अपनी भाषा में लिख कर दे सकता है, अपील, दलील, शिकायत, अपने कष्ट निवारण हेतु, व्यथा निवारण के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है उनकी भाषा के संबंध में। इसी प्रकार भारत के तमाम राज्यों के नागरिकों को अपने अपने राज्य की राजभाषा में अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 इसी हेतु भारत के संविधान में प्राधिकृत है, उसका प्रावधान है। अनुच्छेद 19 के साथ साथ अनुच्छेद 21 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में माना है कि जीने के अधिकार में सम्मान सहित जीना शामिल है। उसका अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय इस बात को भी मान चुका है कि सम्मान के साथ जीने में अपनी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार भी भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।
इसके साथ साथ अनुच्छेद 29 बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वे जिस भी राज्य में रहते हैं, राज्यों के निवासियों को, किसी राज्य के क्षेत्र में रहने वाले समुदाय को, उनके लोगों को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार है। इसी प्रकार 39 क कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को भाषा, जन्म के स्थान, उसके लिंग, उसकी जाति, उसके धर्म के आधार पर किसी स्कूल में, विद्यालय में, किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से मनाही नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ 344 में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो किए गए, उसके अंतर्गत था बार बार राजभाषा संसदीय समिति का पुनर्गठन होना, राजभाषा आयोग का गठन करना, जो कि भारत का संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता था। यहां भी शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 15 वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो जाती है। यानी 26 जनवरी 1965 से भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। यदि इस हिंदी के अतिरिक्त ध्यान से हम राजभाषा अधिनियम 1963 को पढ़ें तो वह भी कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी का अर्थ हिंदी देवनागरी लिपि। और इसके साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी प्रयोग की जा सकती है, परंतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनुच्छेद 344 को ध्यानपूर्वक पढ़ने से, उसका विश्लेषण करने से ध्यान में आता है कि कानूनी रूप से अब संवैधानिक नहीं लगता। प्रत्येक राज्य ने अपना राजभाषा अधिनियम बनाया है, किसी न किसी राजभाषा को अपने राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि जहां भारतीय भाषाओं की उन्नति, संवर्धन और उनके प्रयोग के बढ़ने की संबंध में सुझाव राजभाषा आयोग देगा, राजभाषा संसदीय समिति देगी, वहीं उसके साथ साथ अंग्रेजी को रोकने के लिए भी सुझाव देगी, उपाय बताएगी। उसका प्रयोग घटना चाहिए। 70 साल से अधिक स्वतंत्रता के बाद हो गए, परंतु अंग्रेजी भारत में बढ़ती रही और भारतीय भाषाओं को भारत के संविधान के अनुसार जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। इसीलिए भारतीय भाषा अभियान निरंतर पिछले 5 वर्षों से भारत के सभी राज्यों में जाकर यह प्रयास कर रहा है, अधिवक्ताओं के बीच जाकर संगोष्ठियां कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, बहुत विद्वान कानून के प्राध्यापक, वरिष्ठ अधिवक्ता भारतीय भाषा अभियान के मंच से इस बात को उठाते रहे हैं। सभी ने भारतीय भाषा अभियान की इस बात का समर्थन किया है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले। भारत के संविधान में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान है। इसके साथ साथ भारत का राजभाषा अधिनियम, विभिन्न राज्यों के राजभाषा अधिनियम, CRPC, CPC तमाम कानून भारत
के न्यायालयों और कार्यालयों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के समर्थन में हैं। यह दायित्व अब भारत के नागरिकों का, अधिवक्ताओं का है कि हम इस उद्देश्य को पूर्णता से प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।